जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 3 देशों की यात्रा की गई थी। उन 3 देशों की यात्रा से भारत को क्या क्या मिला है, क्या फायदा हुआ है हमें, उन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। इस एक क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि चाइना के द्वारा ये एक यात्रा करने से, भारत की सफल यात्रा होने से कितना ज्यादा प्रॉब्लम चाइना को क्रिएट हो चुकी है। चाइना इतना ज्यादा परेशान है कि चाइना धमकी तक दे रहा है कि यदि भारत ने इधर सिंधु नदी का जो जल है वो पाकिस्तान जाने से रोका, तो इधर से आने वाली जो ब्रह्मपुत्र का जल भारत में एंटर करता है, चाइना के द्वारा वहां पे डैम बना करके भारत को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इतना ज्यादा बौखलाया हुआ चाइना, आखिर इन यात्रा के द्वारा ऐसा क्या प्राप्त हुआ है भारत को कि चाइना इतना ज्यादा बौखला चुका है, चाइना इतना ज्यादा परेशान हो चुका है। इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये जो यात्रा हुई है, ये पूरा का पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जिसमें चाइना अपना दबदबा बताता है, और दूसरी तरफ इस इंडो का नाम बदल करके जो ट्रंप नाम रखा जा रहा है अमेरिका के द्वारा, अमेरिका जो इसको अपना बनाने की कोशिशें कर रहा है, वो आज कोशिशें पूरी तरह से नाकाम होती नजर आ रही है। दरअसल हुआ यही है कि भारत ने अमेरिका और चाइना दोनों देशों को इन यात्राओं के माध्यम से काउंटर किया है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो भी इन देशों के साथ में डील की गई है, खास करके इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ में, वो डील से चाइना को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब हुआ क्या है, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पे नजर आ रहा, इस ऑस्ट्रेलिया की वजह से ये पूरा का पूरा जो साउथ चाइना सी बताया जाता है, चाइना के द्वारा जो 9 डेज लाइन खींची जाती है, उन 9 डेज लाइन के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। चाइना के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत की डील होने से भारत को इतना ज्यादा मुनाफा हो रहा है कि जो चाइना चाहता था कि चाइना मोनोपोली करके रखे क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, उन क्रिटिकल मिनरल्स की आज मोनोपोली खत्म होती नजर आ रही है। जो भारत चाइना से इतना ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स मंगवाता था, कोशिश ये करता था कि चाइना के पास से ही सारी की सारी जो डील है वो होती रहे, आज चाइना के साथ में भारत $100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में रहता है। कहीं ना कहीं ये ट्रेड डेफिसिट कम होता हुआ नजर आ रहा है, जो चाइना को प्रॉब्लम हो रही है। हम ये चीजें जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा होती ये यात्राएं क्यों इतना ज्यादा इफेक्ट कर रही है दुनिया के अंदर, और भारत को इतना बेनिफिट हो रहा है कि जो चाइना है, जो चाहता था कि भारत के साथ में इस तरह की कोई भी डील ना हो, भारत जो है क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंड रहे, आज भारत चाइना के ऊपर ना डिपेंड होकर के अपनी खुद की जो आत्मनिर्भरता है उसको आगे लेकर के जा रहा है। कोशिश कर रहा है इंडिया कि आज जो भी जरूरतें हैं वो हम हमारे यहीं पर पूरी कर ले। हम बिल्कुल भी चाइना से ना मंगवाए, हम जो कजाकिस्तान से यूरेनियम मंगवाते हैं वो यूरेनियम ना मंगवाए, और जो भी बिजली को लेकर के बातें हैं, बिजली सप्लाई को लेकर के बातें हैं, वो इंडिया के अंदर ही संपन्न हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस पूरी वीडियो को। जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 3 नेशन की यात्रा की जाती है, जिसमें पहली यात्रा उनकी इंडोनेशिया की होती है, उसके बाद में वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, और उसके बाद में लास्ट यात्रा न्यूजीलैंड की करते हैं। तीनों देशों के साथ में भारत की डील होती है, लगभग 140 से ऊपर तीनों देशों को मिलाकर के डील की जाती है, और उन डील में कुछ अहम डील ऐसी है जो भारत को बहुत आगे लेकर के जाने वाली है। तो आज हम उन्हीं डील के बारे में जानेंगे। जैसा कि पता है, पहली यात्रा इनकी इंडोनेशिया को होती है। इंडोनेशिया में ये पहुंचते हैं, वहां पे इनका भव्य स्वागत किया जाता है। जैसे ही प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत होता है, देश के अंदर चर्चा इस बात की छिड़ जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों इतनी सारी विदेश यात्राएं कर रहे हैं, जबकि देश के अंदर ही जरूरत है कि वो इंडिया में रहे, और जो पैसे हैं वो देश में जो गरीबी चल रही है उसको खत्म करने के लिए खर्च करें। लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा ये यात्रा करने से विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए जाते हैं। अब वहां पे जब प्रधानमंत्री मोदी का इतना भव्य स्वागत किया जाता है, तो जो सत्ता पक्ष है वो ये कहता है कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत किसी और कंट्री के अंदर किस तरह से हो रहा है, वो उस राष्ट्र के सम्मान को दर्शाता है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किसी और कंट्री में किस तरह से हो रहा है, वो भारत के सम्मान को दर्शाता है। पर विपक्ष इस चीज को नकार देता है। ठीक है, दो पक्ष रहते हैं, उन दोनों पक्षों का क्या चलता है वो ये चीजें डिसाइड नहीं कर सकती। दूसरी चीज, जैसे ये जकार्ता में लैंड होते हैं, उसके बाद में चाइना की टेंशन बढ़ जाती है। चाइना की टेंशन क्यों बढ़ती है? क्योंकि इंडोनेशिया के साथ में 20 जो डील है वो हो जाती है। उन 20 डील में 2 डील काफी ज्यादा जो है चर्चा में रहती है। पहली, भारत और इंडोनेशिया के बीच में ब्रह्मोस डील होती है, जिसमें बताया जाता है कि भारत $630 बिलियन की ब्रह्मोस
इंडोनेशिया को बेचेगा, यानी कि इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस परचेस करेगा। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि इसमें ब्रह्मोस वाली जो डील है उसमें 50.5% इंडिया का हिस्सा है और 49.5% रसिया का हिस्सा है। तो सारे के सारे कंट्री इंडिया से ही क्यों परचेस करते हैं ब्रह्मोस, वो रसिया से क्यों परचेस नहीं करते? तो रसिया से परचेस ना करने के पीछे रीजन ये है कि भारत जो है अगर किसी कंट्री को ब्रह्मोस दे रहा है तो ब्रह्मोस के साथ साथ वो सारी टेक्नोलॉजी भी देता है उसके रखरखाव के लिए, उसकी सर्विस के लिए, या उसको जो चीज़ें की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें भारत मुहैया कराता है। लेकिन दूसरा कंट्री ये सारी चीज़ें मुहैया नहीं कराता, यानी कि जो रसिया है वो ये चीज़ें मुहैया नहीं कराता। इसीलिए सारे कंट्री भारत से ब्रह्मोस परचेस करने के लिए तत्पर रहते हैं, जिसमें अब इंडोनेशिया थर्ड कंट्री बन चुका है जिसको हमने ब्रह्मोस बेची है, जिसमें पहले नंबर पे वियतनाम, फिर फिलीपींस और अब इंडोनेशिया। ये तीनों कंट्री इस साउथ एशिया वाले हिस्से में है जो भारत से ब्रह्मोस परचेस कर चुके हैं। बस यही तो टेंशन है जो चाइना को हो रही है, क्योंकि चाइना को पता है अगर ब्रह्मोस इन सारे कंट्री के पास में आ गई तो इन सारे कंट्रियों से कहीं ना कहीं चाइना का कन्फ्लिक्ट चलता ही है। अगर ब्रह्मोस लेकर के ये बैठेंगे तो फिर चाइना जो साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो दबदबा कैसे बढ़ेगा? बस यही चीज है जो चाइना को प्रॉब्लम हो रही है और चाइना इतना ज्यादा जो है झटपटा रहा है। दूसरी डील अगर भारत की तरफ से देखी जाए तो ये हुई है सवांग पोर्ट को लेकर के। इंडोनेशिया का ये सुमात्रा द्वीप दिख रहा है, इस सुमात्रा द्वीप के बिल्कुल मुहाने पे आपको यहाँ पे एक पोर्ट नजर आ रहा है जिसका नाम है सवांग पोर्ट। ये सवांग पोर्ट भारत के द्वारा ले लिया गया है, जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ चाइना को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि आप यहाँ से रास्ता देखिए, ये रहा इधर मलेशिया और ये रहा इधर इंडोनेशिया, दोनों के बीच में ये स्ट्रेट जो पड़ती है उसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। ऐसे ही इधर होर्मुज स्ट्रेट थी जहां पे ईरान के द्वारा कब्जा कर लिया गया था इस वॉर के दौरान। तो अमेरिका और पूरा वर्ल्ड इस चीज से डरा हुआ है कि किसी स्ट्रेट के ऊपर किसी एक कंट्री का कब्जा ना हो, और ये मलक्का स्ट्रेट जो है यहाँ पे इंडिया का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि इंडिया यहाँ पे भी बैठा हुआ है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ला करके, और यहाँ पे सवांग पोर्ट है अब वहां पे भी आकर के बैठ गया। ये दोनों के दोनों द्वार जैसे नहीं दिख रहे हैं आपको? 160 किलोमीटर का गैप है बस इन दोनों के बीच में। अगर यहाँ से कोई जहाज वगैरह निकलता है और मान लीजिए भारत और चाइना के बीच कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है तो भारत यहाँ दोनों तरफ बैठ करके इसको ब्लॉक कर सकता है, यानी कि चाइना का 60% व्यापार पूरी तरह ठप, पूरी तरह भारत के कब्जे में। भारत जब चाहे चाइना को घुटनों पर ला सकता है। तो ये सिचुएशन भारत के द्वारा जो बनाई गई है वो कहीं ना कहीं चाइना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। इसीलिए चाइना चाहता है कि भारत के द्वारा इस तरह के प्रोजेक्ट ना लाए जाए। जब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया था, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को सामने लेकर के आया गया था, तो चाइना के द्वारा भी इसका विरोध किया गया था और भारत में रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा भी इसका विरोध किया गया था। कहा जा रहा था कि इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं लाने चाहिए। क्यों नहीं लाने चाहिए? अगर कोई जो दुश्मन कंट्री है उसको काउंटर करने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं तो क्यों नहीं लाने चाहिए? चाइना चटगांव ले लेता है, चाइना मोंगला पोर्ट ले लेता है, चाइना लाल मोनीरहट ले लेता है, उसके बाद में चाइना हम्बन टोटा ले लेता है, चाइना इधर ग्वादर ले लेता है, सब तरफ भारत को घेरने की कोशिश करता है। तो क्या भारत को नहीं करनी चाहिए? भारत के द्वारा क्या नेकलेस ऑफ डायमंड नहीं बनाना चाहिए? जब चाइना स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है तो हमें भी नेकलेस ऑफ डायमंड बनाना चाहिए। हमने जो ब्रह्मोस बेची है उस ब्रह्मोस की थोड़ी सी खासियत देख लीजिए। हमारे पास जो ब्रह्मोस है वो सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि बहुत तेजी से चलती है। और क्रूज मिसाइल मतलब कि पहले थोड़ा ऊपर जाएगी उसके बाद जमीन के समानांतर चलेगी, जो कि रडार के अंदर पकड़ में नहीं आती है। इसीलिए इतनी इंपोर्टेंट जो है बताई जाती है ब्रह्मोस। इसकी रेंज देखी जाए तो 300 से 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर वाली रेंज अभी जो ब्रह्मोस है हमारे पास आई नहीं है। जैसे ये ब्रह्मोस के ऊपर काम चल रहा है, ये ब्रह्मोस बन करके हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद ये ब्रह्मोस की जो स्पीड है और जो इसके क्वालिटीज है उन क्वालिटीज की वजह से भारत नंबर 1 कंट्री बन जाएगा। दूसरी बात, अगर इसकी स्पीड देखी जाए तो 3 मेक के आसपास है, जो कि अप्रोक्स 3700 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से ये चल सकती है। इसका जो वॉरहेड ले जाने की क्षमता है वो 300 किलोग्राम तक न्यूक्लियर वॉरहेड अपने ऊपर ले जा सकती है, यानी कि ये यहाँ पर रख करके ले जाया जा सकता है। इसको अगर लॉन्च प्लेटफॉर्म देखा जाए तो तीनों जगह से लॉन्च की जा सकती है, यानी कि ये शिप से भी, सबमरीन से भी और एयरक्राफ्ट से भी।
तीनों जगह से इसको लॉन्च किया जा सकता है, इसीलिए इतनी कैपेबल मिसाइल बताई जाती है। तो ये यात्रा इतनी सफल रहती है। वहीं दूसरी जो यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की जाती है वो की जाती है ऑस्ट्रेलिया की। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुई यात्रा इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों रहती है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमने एक अहम जो डील है वो साइन की, जिसका नाम है यूरेनियम। यूरेनियम अब ऑस्ट्रेलिया भारत को एक्सपोर्ट करेगा। इस यूरेनियम के ऊपर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत पुराने समय से डील चली आ रही थी। भारत पहली बार 2011 में इनके साथ में डील करता है। ये भारत को यूरेनियम देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन यूरेनियम अभी तक एक्सपोर्ट नहीं होता। फिर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पे पहुंचते हैं और डील इनके बीच में होती है, तब ये कह देते हैं कि हाँ, हम आपको यूरेनियम देंगे। लेकिन उसके बाद भी अभी तक भारत के पास में यूरेनियम नहीं पहुंचता है। लगभग 12 साल से ऊपर हो गए और भारत को इन्होंने यूरेनियम एक्सपोर्ट नहीं किया। तो इसकी पहली वजह क्या है? पहली वजह है भारत का एनपीटी के ऊपर साइन ना होना। ऑस्ट्रेलिया को लगता है अगर भारत के द्वारा एनपीटी के ऊपर साइन नहीं किया गया है तो कहीं भारत परमाणु प्रसार को लेकर के आगे तो नहीं बढ़ेगा, जो बॉम्ब वगैरह है वो ज्यादा से ज्यादा तो नहीं बना लेगा। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया डरता था और भारत को जो ये डील है वो आगे लेकर के नहीं जा रहा था, यानी कि जो यूरेनियम है वो इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्यों हुई? क्योंकि देखिए, एक तो भारत यूरेनियम मंगवा रहा है, दूसरा भारत जो है क्रिटिकल मिनरल्स मंगवा रहा है। अब क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में आपको पता है चाइना दुनिया के अंदर नंबर 1 है। अमेरिका भी चाइना से मंगवाता है, यानी कि चाइना की मोनोपोली है इस चीज के ऊपर। चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसकी जो मोनोपोली है वो खत्म हो। भारत अगर ऑस्ट्रेलिया से ये क्रिटिकल मिनरल्स मंगवाने लगेगा तो जो चाइना है उसको प्रॉब्लम होगी। अगर किसी का आप जो एक छत्रक साम्राज्य है वो तबाह करोगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, और यही प्रॉब्लम अब चाइना को हो रही है। इसीलिए चाइना सबसे ज्यादा घबराया हुआ है इस डील से। इंडोनेशिया जो ऑस्ट्रेलिया है वो अब क्यों माना भारत से? क्योंकि देखिए, चाइना के द्वारा ये जो एरिया है इसके ऊपर क्लेम किया जाता है। चाइना जो है 9 डेज लाइन को मानता है और चाइना का कहना है ये जो साउथ चाइना सी है ये पूरा मेरा है और इसके अंदर आने वाले आइलैंड भी मेरे ही है। तो ऑस्ट्रेलिया को अब डर लगता है कि जिस तरह से ये फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम वगैरह इनके जो आइलैंड्स हैं इनके ऊपर चाइना कब्जा कर रहा है, इनको अपना बताता आ रहा है, कहीं थोड़े दिन बाद चाइना ये ना कह दे कि ये हिस्सा भी उसका ही है। ऐसे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे तो फिर चाइना पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आकर के बैठ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को अब समझ में आया कि कोई एक ऐसा कंट्री हो जो चाइना को काउंटर कर सके, या हमारे पास ऐसी क्षमता हो जो हम चाइना को रोक सके। तो उसको समझ में आया कि पूरे एशिया के अंदर तो सिर्फ इंडिया ही ऐसा है जो चाइना का दुश्मन भी है और चाइना को रोक भी सकता है। इसीलिए वो चाइना को रोकने के लिए इतनी आगे आ रहा है और भारत के साथ में मिलकर के ये सारी डील जो है वो संपन्न कर रहा है। इसीलिए तो आज ऑस्ट्रेलिया माना है, वरना ऑस्ट्रेलिया नहीं मानता। ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब देखिए, अगर ये यूरेनियम इंडिया के पास आ गया तो 2014 में भारत की आप बिजली की सप्लाई देख लीजिए इंडिया के अंदर कितनी कम थी, और अब 2024 के अंदर देखिए आप भारत की बिजली सप्लाई कितनी ज्यादा है। यानी कि अगर भारत को इसी तरह से बिजली सप्लाई रखना है हमेशा, तो भारत को अब ग्रीन एनर्जी और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसकी तरफ बढ़ना होगा। इसीलिए भारत न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम वगैरह मंगवाने में लगा हुआ है। अगर ये यूरेनियम भारत के पास आ जाता है तो अगले 800 साल तक भारत की बिजली की टेंशन खत्म हो जाएगी। अगले 800 साल तक भारत जो है इंडिया के अंदर इसी तरह से बिजली सप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए ये सारी चीजें लाई जा रही है। आप चाइना को देखिए, चाइना जहां 2014 में था 2016 में भी सिर्फ इसी हिस्से में बिजली नहीं बढ़ पाई, भारत की पूरे भारत में थी और आज भी पूरे भारत में। यानी कि जो बिजली सप्लाई है इंडिया ओवरऑल इंडिया में करता है, सिर्फ थोड़ी सी जगह में ये सामने ही नहीं। चाइना क्या है, सिर्फ आगे वाले हिस्से को डेवलप कर रहा है। ये जो सिंजियांग प्रोविंस है पूरी तरह से अनडेवलप्ड है, यह आप देख लीजिए, पूरे 20 साल के बाद भी कुछ नहीं बदला। तो चाइना इस तरह का काम कर रहा है। इन सबके बाद भारत की जो तीसरी यात्रा होती है वो होती है न्यूजीलैंड की। और देखिए 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री है जो यहाँ पे पहुंचे हैं। पहले राजीव गांधी पहुंचे थे, अब प्रधानमंत्री मोदी जो है न्यूजीलैंड की यात्रा पे पहुंचे हैं। तो ये यात्रा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों रह रही है? क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ में कुछ इस तरह की डील हुई है जो भारत को तो फायदा पहुंचा ही रही है, चाइना को भी नुकसान पहुंचा रही है। अब चाइना भी परेशान है, भारत को फायदा क्यों हो रहा है? और इन सब चीज से अगर ज्यादा कोई परेशान है तो वो अमेरिका परेशान है। अब जरा आप देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में सबसे पहले जो डील हुई वो हुई 100% ड्यूटी फ्री को लेकर के। ये डील एफटीए जो है पहले से इनके बीच में साइन हो रहा था, पहले से इनके बीच में साइन हो रखा था। कोशिश चल रही थी कि एफटीए जो है लागू भी हो जाए, लेकिन एफटीए पहले लागू नहीं हो पा रहा था। अब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो यहाँ पे यात्रा की गई उसके बाद में इंडियन जो एक्सपोर्ट है
सामान वगैरह जो भी न्यूजीलैंड के अंदर जाएगा वो अब ड्यूटी फ्री जाएगा, उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। दूसरी चीज, भारत के अंदर $20 बिलियन जो न्यूजीलैंड है वो इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रहा है। ये इन्वेस्टमेंट देख करके चीन परेशान, अमेरिका परेशान। प्रॉब्लम इनको नहीं है इनके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, इनके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इससे भी अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कंट्री कभी हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाता था, अमेरिका के सामने जो भारत कभी बोल नहीं पाता था, आज उस भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आज उस भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट जा रहा है। आज वो भारत अमेरिका से आंख मिला करके बोल पा रहा है। यही चीज इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। कोई भी अमीर व्यक्ति नहीं चाहता कि जो गरीब है वो उनके बराबर आकर के खड़ा हो। तो यही चीज अमेरिका को भी अच्छी नहीं लगेगी और चाइना को अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए ये दोनों के दोनों देश बहुत परेशान है भारत से। और भारत के द्वारा जो ये डील हुई है, ये डील कहीं ना कहीं इंडिया को आने वाले लगभग 20 से 30 साल में असर दिखाई देगा और बहुत आगे लेकर के जाएगी। इनका जो फायदा है वो लॉन्ग टर्म में दिखता है, पास से या अभी जल्द से जल्द इंस्टेंट फायदा नहीं दिखता है। ऐसी जो डील होती है उनका फायदा लंबे समय के बाद ही नजर आता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें अब देखना होगा भारत को कितना ज्यादा बेनिफिट देती है और कितना जो चाइना है वो परेशान होता है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए ही इंडिया के द्वारा ये सब चीजें की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।